हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटनरी विजडम में। काविंग के बाद डेयरी काउज नेगेटिव एनर्जी बैलेंस एक्सपीरियंस करती हैं। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के बारे में पहले भी बहुत कुछ बताया जा चुका है। मैंने अपनी वीडियोस में बहुत डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस किया है। और ऑफ कोर्स जो ट्रेनिंग है हमारी डेयरी फार्मिंग की, जो ट्रेनिंग है उसके अंदर तो जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है उसमें शुरुआत ही नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से हुई है। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है वो कम आ रही है, लेकिन बॉडी के अंदर से ऊर्जा ज़्यादा निकल रही है। तो इस ऊर्जा का मतलब क्या है, ये कहाँ से आती है? ज़ाहिर सी बात है, ये फीड से आती है। जो एनिमल फीड खाता है उससे उसे एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी दूध में निकल जाती है। ठीक है, तो अगर दूध ज़्यादा बन रहा है, फीड कम खाया जा रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है एनिमल एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में आ जाता है। तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जब आता है तो वो अपनी बॉडी का वेट मोबिलाइज करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि फीड से, मतलब अगर फीड नहीं खाएगा तो दूध उसका कम होगा। तो ये जो एक कंपनसेशन चलता है, मतलब बॉडी से जो उसके रिजर्व्स मोबिलाइज होते हैं, फैट मोबिलाइज होता है, उसका प्रोटीन मोबिलाइज होता है, इसी चीज़ को अर्ली लैक्टेशन वेट लॉस कहा जाता है। और ये जो वेट लॉस होता है ये शुरू के कुछ हफ्तों में ज़्यादा देखने को मिलता है और इस पीरियड में फीड इनटेक काऊ का बहुत मतलब कम होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब जैसे वो बछड़ा देती है, उसकी वो ब्याती है, डिलीवरी होती है उसकी, तो उस टाइम उसका फीड इनटेक काफ़ी कम होता है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, फिर मैं वही कहूँगा कि पहले की वीडियोज़ में उन्हें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। लेकिन धीरे धीरे वो अपना फीड इनटेक बढ़ाने लगती है कुछ टाइम बाद, लेकिन वो फीड इनटेक बढ़ाने में काफ़ी टाइम उसे लग जाता है। तो जितनी एनर्जी उसके पेट में जाती है ना, और जितनी एनर्जी दूध में से निकल रही है, इसका बैलेंस ही ये डिसाइड करता है कि वेट कितना लॉस होगा या वेट लॉस होगा भी कि नहीं होगा। तो विभिन्न रिसर्चेज में जो लोग करते रहते हैं, साइंटिस्ट करते रहते हैं पूरी दुनिया में, उसमें ये बात समझ में आती है कि जो फीड इनटेक होता है वो धीरे धीरे काऊ का बढ़ता है और पीक फीड इनटेक 10 से 12 हफ्ते पर जाकर अचीव होता है काविंग के बाद। लेकिन जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो फीड इनटेक से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और फीड इनटेक के मुकाबले 6 से 8 हफ्ते में पीक मिल्क प्रोडक्शन अचीव हो जाता है, जैसा कि आपको इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है। तो मिल्क प्रोडक्शन का मतलब ज़्यादा होना वो पहले अचीव कर लेती है काऊ, और फीड इनटेक बाद में अचीव कर पाती है, जो मैक्सिमम फीड इनटेक होता है। इस कारण से बॉडी में से जो उसके बॉडी टिश्यूज़ मोबिलाइज होते हैं, मेनली फैट मोबिलाइज होता है, तो वो हमें वेट लॉस के रूप में देखने को मिलता है। तो ग्रेटेस्ट लॉस जो होता है बॉडी कंडीशन का, वो पहले 10 दिनों के अंदर देखा जाता है, जिसमें काऊ लगभग 0.5 जो यूनिट्स होती हैं उसकी, बीसीएस यूनिट्स होती हैं, बॉडी स्कोरिंग यूनिट्स होती हैं, वो लूज कर जाती हैं। तो बॉडी से फैट का मोबिलाइजेशन लगभग 8 से 10 हफ्ते तक चलता रहता है, मतलब 2 से ढाई महीने तक काऊ अपना वेट थोड़ा थोड़ा लूज करती रहती है। तो इस बात का, जब हम फीड फॉर्मुलेशन करते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। गायों के जीवन में बछड़े का जन्म एक बहुत ही तनावपूर्ण घटना होती है। इस तनाव के साथ साथ पशुओं के शरीर से बछड़ा पैदा होते समय काफी अधिक तरल और इलेक्ट्रोलाइट भी निकल जाते हैं और दूध में भी शरीर से तरल का निकास होता है। बछड़े के जन्म के दौरान गायों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन खोए हुए तरल, इलेक्ट्रोलाइट और अन्य पोषक तत्वों को दोबारा से अर्जित करने की होती है, क्योंकि इनकी कमी से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा बछड़े के जन्म के बाद गर्भाशय में एक खाली जगह बन जाती है, जिससे गर्भाशय द्वारा धकेले गए अंग वापस अपनी जगह पर आने लगते हैं और कभी कभी इससे एबोमेसल डिस्प्लेसमेंट की स्थिति पैदा हो जाती है। इन शारीरिक समस्याओं के गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं, जो ब्याने वाली गाय के दूध देने की क्षमता, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को प्रभावित करते हैं। इस स्थिति का समाधान करने के लिए हमने कैल्सीगेन तैयार किया है, जो एक ऐसा उत्पाद है जिसमें जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑस्मोलाइट्स, ऊर्जा बूस्टर, प्रोबायोटिक्स और कैल्शियम शामिल हैं। ये सभी मिलकर खोए हुए पोषक तत्वों की शरीर में तेजी से बहाली करते हैं और तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। कैल्सीगेन देने के बाद
पशु का तनाव कम होता है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बनता है और वह पहले दिन से ही चारा खाना शुरू कर देता है। कैल्सीगेन मिल्क फीवर और कीटोसिस के जोखिम को भी कम करने में मदद करता है। इस उत्पाद को खरीदने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी समर्पित टीम आपके डेयरी हर्ड के स्वास्थ्य के लिए कैल्सीगेन के उपयोग के बारे में आपके किसी भी प्रश्न या मार्गदर्शन में आपकी मदद करती है। तो जैसे मैंने बताया कि BCS एट द पॉइंट ऑफ काविंग 5 के करीब होना चाहिए। अगर आप 10 के स्केल पे BCS कर रहे हैं, बॉडी स्कोरिंग कर रहे हैं। अदरवाइज अगर 5 के स्केल पे बॉडी स्कोरिंग की जा रही है तो 3.25 के करीब हमारा 3.25 या 3.5 के करीब BCS रहता है। तो पहले 10 दिन में अगर 10 यूनिट वाले पे हम कर रहे हैं, 10 वाले स्केल पे कर रहे हैं तो 0.5 के करीब बॉडी लूज होती है, बॉडी स्कोरिंग लूज होती है। और अगर हम 5 पे कर रहे हैं तो 0.25 के करीब बॉडी स्कोरिंग लूज होती है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। तो धीरे धीरे करके डाउन होता चला जाता है हमारा जो एनिमल है, और उसको दोबारा से वो कंडीशन गेन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि जब बॉडी से एनर्जी लूज हो रही होती है तो हार्मोनल मतलब एक तरीके से डाउन रेगुलेशन शुरू हो जाता है अंदर। जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनका उत्पादन, उनका जो क्रिया होती है अंदर का, जो उनका मेटाबॉलिज्म होता है, जो सिग्नलिंग होती है, वो डाउन जाने लगती है। क्यों डाउन जाती है? क्योंकि बॉडी को सिग्नल जाता है कि इतनी एनर्जी बॉडी में नहीं है कि वो फीटस को या जो एम्ब्रियो बनेगा, मेटिंग होगी, उसे सरवाइव करवा सके। तो बॉडी क्या करती है? उसे डोरमेंसी में डाल देती है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कम निकलने लगते हैं और इनफर्टिलिटी में एनिमल चला जाता है। तो ये असर होता है वेट लॉस का। अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, हम ठीक से फीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें असर इनफर्टिलिटी के रूप में देखने को मिलता है। तो कोशिश हमारी ये रहती है इस दौरान, ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि इस दौरान हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एनिमल का वेट कम से कम डाउन होने दें। हुआ क्या है पिछले मतलब 25-30 सालों में, जब से ये जेनेटिक इम्प्रूवमेंट काउस का शुरू हुआ है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए सेलेक्ट किया गया है कि ये अधिक से अधिक दूध दें। और दूध जो दिया जाता है, जो पीक लैक्टेशन जाती है, वो शुरुआत में जाती है काविंग के बाद। मतलब काव की रिक्वायरमेंट उस टाइम ज़्यादा रहती है। तो इस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया गया एनिमल को। जब इस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया गया है तो वो फीड इनटेक तो एनिमल इतना करता नहीं है, तो बॉडी की जो स्कोरिंग होती है उसे लूज़ किया जाता है, और बहुत तेज़ी से लूज़ किया जाता है दूध को बनाए रखने के लिए। लोग क्या सोचते हैं कि हम तो इसे फीडिंग कर रहे हैं और ये भरपूर दूध भी दे रहा है एनिमल। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है, वेट तो जो डाउन हो रहा है वो हो ही रहा है, वो वेट आप बाद में गेन भी कर लेंगे, करवा सकते हैं। जब मिड लैक्टेशन में एनिमल पहुंचता है तो उसे आप थोड़ा बहुत भी मतलब ज़्यादा बढ़ा के दे देते हैं तो एनिमल वेट गेन करने लगता है। लेकिन उसकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो टूट जाती है, उसके अंदर एक ब्रेक लग जाता है। वो ब्रेक ना लगे इस वजह से हमें अर्ली लैक्टेशन के दौरान जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसकी बहुत ज़रूरत होती है, उसे हमें करना चाहिए। और ये बात भैंसों में, देसी गाय में, HF और जर्सी में तो खैर बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन जो कोई भी एनिमल है, इवन बकरी भी है, उसमें भी यही बात लागू होती है। तो जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का एक सेटअप है अंदर, वो एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है। और रिपीट ब्रीडिंग में जाने का एक बहुत बड़ा और गहरा रीज़न है, वो ये भी है कि एनिमल का जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, उसे हम संभालने की कोशिश नहीं करते हैं। और जब बॉडी को ये सिग्नल्स मिल जाते हैं कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शट डाउन कर देता है। और उस शट डाउन हुए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दोबारा से रिस्टार्ट करना, दोबारा से रिस्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी काविंग हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी जो न्यूट्रिएंट स्ट्रेटजी है, अपना फीडिंग जो है, वो एनिमल का हमें भरपूर रखना है। और ये भी होता है कि जब मतलब एनिमल ब्याता है या उसकी जब डिलीवरी होती है, तो उस टाइम एनिमल, जाहिर सी बात है, जब स्ट्रेस में होगा, उस टाइम उसे बुखार भी आ जाता है, इम्यून सिस्टम डाउन रहता है, कैल्शियम बॉडी के अंदर कम हो जाता है, एनर्जी तो वैसे ही कम रहती है। अगर डिस्टोकिया वगैरह हो गया, बच्चा फंस गया अगर, तब तो
कंडीशंस और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, मिल्क फीवर आने के चांसेस रहते हैं। तो वो जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा एनिमल के लिए स्ट्रेस का, दुविधा का टाइम होता है, फिज़िकल पेन का टाइम होता है। तो हमें तैयारी इस चीज़ की पहले से ही शुरू करनी होती है जब वो ट्रांज़िशन पीरियड में एनिमल होता है, ताकि उसकी बॉडी स्कोरिंग सही रहे। जैसा कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जब एनिमल ब्याने वाला हो, उसका कम से कम अगर हम 5 के स्केल पे बॉडी स्कोरिंग कर रहे हैं, तो 3.5 के करीब, 3.5 से 3.75 यहाँ पर बताया गया है। लेकिन अगर 3.25 भी अगर मेंटेन कर लेते हैं, तब भी एनिमल मैनेज हो जाता है, अगर उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है तो। तो इस चीज़ को हमें मतलब समझ के अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। तो अब हम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखते हैं कि अर्ली लैक्टेशन में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स कितनी होती हैं, जिससे बॉडी वेट को या बॉडी जो वेट लॉस हो रहा है उसे कम से कम किया जा सके। लेकिन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जानने से पहले थोड़ा सा इस ग्राफ के बारे में मैं आपको बता दूं। ये जो ग्राफ है इसमें अर्ली लैक्टेशन, मिड लैक्टेशन, लेट लैक्टेशन और ड्राई पीरियड के बारे में दिखाया गया है। तो ये जो लाल वाला जो पार्ट है ये मिल्क प्रोडक्शन का है, और नीला वाला पार्ट जो है वो ड्राई मैटर इनटेक का है। साफ साफ इसमें दिख रहा है कि मिल्क प्रोडक्शन का जो पीक है वो ड्राई मैटर इनटेक से पहले आता है, मतलब ड्राई मैटर इनटेक बाद में बढ़ता है और मिल्क प्रोडक्शन का पीक पहले आ जाता है। इधर यहाँ पे काविंग है, और काविंग के बाद फिर दोबारा से 2.5 महीने बाद, ये कह सकते हैं कि 75 दिन पे आइडियली दोबारा एनिमल को प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए, और वो फिर फीटल ग्रोथ होती है और फिर अगली काविंग के लिए वो मतलब चलने लगता है। नीचे वाला जो एक पट्टी दिख रही है आपको, इसमें दिख रहा है कि बॉडी स्कोरिंग बताई गई है 5 के स्केल पर, तो 3.5 से 3.75 तक एट द टाइम ऑफ काविंग होती है। और जो 2 महीने होते हैं काविंग के बाद के, उसमें ये गिरकर 2.25 तक चली जाती है ना। फिर धीरे धीरे अगर बॉडी इस मतलब अगर फीडिंग ठीक की गई है तो वो बॉडी स्कोरिंग फिर धीरे धीरे बढ़ती है, फिर 3 पे पहुंचती है, 3.5 पे पहुंचती है, और टारगेट ये रहता है 3.75 पे पहुंचा दें। लेकिन फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडियन कंडीशन में 3.25 पे भी अगर लेके चले जाते हैं आप बॉडी कंडीशन को, तो वो सफिशिएंट एनिमल के लिए रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पीक प्रोडक्शन को डिले किया जाता है। ज़्यादातर लोग उसे चाहते हैं डिले करें, ताकि एनिमल जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं उन उन मतलब वो उसमें ना आए, जैसे मिल्क फीवर, कीटोसिस वगैरह की प्रॉब्लम एनिमल में ना आए, और वो फर्टिलिटी भी उसकी बरकरार रहे। लेकिन उससे क्या होता है, उसकी जो काविंग साइकिल होती है वो थोड़ी लेंदी हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो जो भी तरीका, जो भी नॉर्म आप फॉलो करें, उन दोनों में बॉडी कंडीशन को मेंटेन करना एट द टाइम ऑफ काविंग ये बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम उस चीज़ को, अर्ली लैक्टेशन जो वेट लॉस होता है उसे रोक पाएंगे, और अपनी जो एनिमल की फर्टिलिटी है उसे भी बचा पाएंगे। तो न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए या होती हैं एट द टाइम ऑफ काविंग, ताकि वेट लॉस कम से कम हो। इस बात को ध्यान में रखिए कि वेट लॉस को आप नहीं रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन उसे कम किया जा सकता है। जितना कम करेंगे उतनी कम परेशानियां, उतनी कम दुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि फीड इनटेक इतना नहीं होता है जितना होना चाहिए, क्योंकि एनिमल की कैपेसिटी ही कम होती है अर्ली लैक्टेशन में फीड खाने की। क्यों कम होती है, पिछले वीडियोस मेरे देख सकते हैं, और ट्रेनिंग में तो बहुत डिटेल में इसे बताया गया है। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो लोग हैं अभी, क्योंकि कुछ दिन के लिए कुछ ऑफ़र चल रहा है, इसमें आप ऐप डाउनलोड करके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो उस फीड इनटेक की कैपेसिटी को तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। कुछ तरीके होते हैं, जैसे फीड के अंदर फ्लेवर्स मिला दिए जाते हैं, या फिर एनिमल के रूमिनेशन को बढ़ाने के लिए कुछ एडिटिव्स वगैरह डाले जाते हैं, लेकिन इनहेरेंटली कैपेसिटी कमी होती है। तो हमें एनर्जी डेंसिटी के साथ, जो डाइट की एनर्जी डेंसिटी होती है, जो ऊर्जा होती है डाइट के अंदर जो हम उसे दाना चारा दे रहे हैं, उसे फिर मैनिपुलेट करना पड़ता है। उसकी सपोर्ट किए बिना, उसको मैनिपुलेट किए बिना मिल्क प्रोडक्शन को बहुत लंबे समय तक सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, खास करके उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करते हुए। तो जो टारगेट एनर्जी डेंसिटी होती है एनिमल की, वो लगभग हम 11.5 से 12 मेगा जूल ऑफ मेटाबोलाइजेबल एनर्जी पर केजी ऑफ फीड, ड्राई मैटर फीड हम
इसमें रखने की कोशिश करते हैं। ये टोटल मतलब एनर्जी है, कंसंट्रेट की नहीं है ना, इसकी क्या कहते हैं रफेज की है, दोनों का जब टीएमआर बनता है उसकी ये एनर्जी है। तो टोटल मेटाबोलाइजेबल एनर्जी अगर हम देखें तो ये हो जाती है लगभग 190 से 240 मेगाजूल पर डे। जो एक टिपिकल अर्ली लैक्टेशन में मान लीजिए जो 26 से 34 लीटर तक दूध देती है एक दिन में जो गाय, ये उनकी मतलब रिक्वायरमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट। अगर 26 से 34 लीटर के बीच में एनिमल दूध दे रहा है तो लगभग 190 से 240 मेगाजूल्स पर डे हमें उसकी डाइट में एनिमल को देना है। तो ये वाली काउस जो होती हैं टिपिकली 6 से 8 हज़ार लीटर दूध एक लैक्टेशन में मतलब 300 दिन में ये देना मतलब देती हैं। वैसे तो लोग उनसे ज़्यादा टाइम तक दूध लेते रहते हैं अगर वो गाभिन टाइम से नहीं हुई है या उसकी काविंग में देर है तो फिर वो उसकी मिल्किंग चलती रहती है। लेकिन इतना हम इसे कंसीडर करके चलते हैं कि 6 से 8 हज़ार लीटर का अगर एनिमल है और एक दिन में 26 से 34 लीटर तक दूध दे रहा है तो इतनी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी इसे दी जाती है। अच्छा, मेगा जूल और मेगा किलो कैलोरी ये आपको पता ही होगा, इसका कन्वर्जन आसान है। 11 इसका कन्वर्जन आसान है। 11.5 या से 12 मेगा जूल का मतलब है 2.7 से 2.8 मेगा कैलोरी के बीच आपको एनर्जी इसमें देनी है, क्योंकि मेगा कैलोरी में नापें मेगा जूल में नापें ये तो जस्ट एक यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर अगर तो 190 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 4500 मेगा कैलोरी आएगी। 45 मेगा कैलोरी तो 190 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 45 मेगा कैलोरी आएगी, 240 को कन्वर्ट करेंगे तो 57 मेगा कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इतनी एनर्जी हमें देनी होती है और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट जो एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। और मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग 1600 से 2100 ग्राम पर डे की होती है, मतलब 1.5 से 2 किलो तक मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन आपको देना होता है। तो मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन क्या होता है? जो उसकी आंतों के अंदर प्रोटीन अवेलेबल होगा, जो हम फीड में दे रहे हैं वो अंदर जाके टूट जाता है, अमोनिया वगैरह बन जाती है उसकी। अमोनिया से दोबारा माइक्रोब्स जो हैं वो प्रोटीन को जो बनाते हैं और वो प्रोटीन जो बाईपास होकर उसके इंटेस्टाइन में जा रहा है वो सारा मिलके मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन बनता है। तो ज़्यादातर यही माना जाता है कि जो भी हमने प्रोटीन दिया है उसका 70% के करीब मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन अंदर बन जाता है। तो उस हिसाब से आप डाइट का प्रोटीन कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि जो रूमेन की डिग्रेडेबिलिटी है फूड प्रोटीन की और लेवल ऑफ फीड इनटेक है, उनका आपस में जो एक रेशो है वो लगभग 60% होना चाहिए। मतलब 60% प्रोटीन ऐसा होना चाहिए जो कि मेटाबोलाइजेबल हो। अब इसमें अगर आपने यूरिया मिला दिया है तो यूरिया का भी एक पार्ट बन जाता है जो कि माइक्रोबियल मतलब प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। उससे डाइट की जो कहना चाहिए कि एक कॉस्टिंग होती है वो नीचे आ जाती है और एनिमल को भी उससे बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे रिकमेंडेशंस हैं अर्ली लैक्टेशन के अंदर कितनी एनर्जी चाहिए, कितना जो एनर्जी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए फीड के अंदर और टोटल एनर्जी कितनी चाहिए। इसके बाद क्रूड प्रोटीन है 16 से 19 या 19% तक ज़रूरी होता है मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन। 1600 से 2100 ग्राम मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन होना चाहिए। एनडीएफ की वैल्यू 28 से 32 इतनी ही होती है। फिजिकल इफेक्टिव एनडीएफ 70 से 75। ये सब चीज़ें जो है ना ये बहुत डिटेल में ट्रेनिंग में बताई गई हैं और ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ पर ये इसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो अगर आप ये फीड बनाते हैं इन स्टैंडर्ड्स को लेके तो आपको शुरुआत में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वेट लॉस जो होता है उसे आप बचा सकते हैं और साथ साथ एनिमल की फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं जो कि एनर्जी के डाउन होने की वजह से होती है। ये इस मतलब लेवल का फीड कैसे बनाया जा सकता है वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिकली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेहतर पशुओं के चयन के चलते डेयरी पशुओं में दूध उत्पादन की आनुवंशिक क्षमता लगातार बढ़ रही है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स विज्ञान
और मॉलिक्यूलर सिलेक्शन मार्कर पहचान के उपयोग से इस उत्तम पशुओं की चयन प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है, जो आनुवंशिक सुधार की अभूतपूर्व गति को दर्शाता है। इस बढ़े हुए दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए पशुओं को उच्च पोषण स्तर की जरूरत होती है, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में शामिल होने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कई किसान पशु पोषण के तेजी से विकसित हो रहे विज्ञान के बारे में नहीं जानते, जिससे फीड बनाने में गलतियां होती हैं। अच्छे से अच्छा पोषण देने की कोशिशों के बावजूद किसान अक्सर अपने पशुओं की पोषण संबंधी जरूरतों को ठीक से नहीं समझ पाते, जिसके चलते उनके पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिल पाता। IMN पायरोफोस डेयरी किसानों की पोषण संबंधी प्रोटोकॉल का ऑडिट करके और उनके डेयरी पशुओं की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त फीडिंग प्रोटोकॉल तैयार करके उनकी मदद करता है। हम कम से कम प्रोडक्ट के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं और पशु के दूध उत्पादन के चरण के आधार पर केवल आवश्यक पोषक तत्वों की सिफारिश करते हैं। हमारा काम तब शुरू होता है जब पशु बछड़े के जन्म के आसपास ट्रांजिशन चरण में प्रवेश करते हैं। यह वो समय होता है जब पशुओं को संतुलित पोषक तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ताकि वह ठीक से और बिना बीमार हुए दूध उत्पादन वाले चरण में प्रवेश कर सके। बछड़े के जन्म की तारीख से अपेक्षाकृत 3 हफ्ते पहले हम नेगेटिव डीकैड प्रभाव को बनाने और जरूरी कैल्शियम जुटाने के लिए एक ट्रांजिशन फीड कार्यक्रम शुरू करते हैं, जो बछड़े के पैदा होने तक दिया जाता है। इस ट्रांजिशन फीड का आधार होता है हमारा सर्वोत्तम उत्पाद क्लोरोमेट। इसके बाद बछड़े के जन्म के दिन कैल्सीगेन का घोल पशु को बछड़ा पैदा होने के तुरंत बाद पिलाया जाता है। यह घोल पशु के खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिजों और ऊर्जा की भरपाई करता है, जिससे बछड़े के जन्म की प्रक्रिया सुचारू होती है और इससे पशु तुरंत फीड खाना शुरू कर देता है। ब्याने के बाद जब पशु कैल्सीगेन का घोल पी लेता है तो पहले दिन से ही हमारा खास तौर पर तैयार किया गया लैक्टेशन फीड दिया जाता है, जिसे रुमेनिया, पायरोसैक और पायरोमिन के साथ संतुलित करके तैयार किया जाता है। इस फीड को पशु बड़े चाव से खाता है। पहले 7 से 10 दिनों में पशु को 2 चुनौतियों का सामना करना होता है, एक हाइपोकैल्सीमिया और दूसरा कीटोसिस। इन्हें रोकने के लिए हम मेटाक्योर और कीटोफेंड का उपयोग करते हैं, जो अधिकतम दूध उत्पादन हासिल करने के लिए और बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। हमारे फार्मूलेशन से बनाया गया लैक्टेशन फीड पशु के ड्राई मैटर इनटेक में कमी नहीं आने देता। इस पोषण और प्रबंधन के चलते एक बार पशु ट्रांजिशन के इन 42 दिनों के फेर से ठीक से निकल जाता है तो आगे दिक्कत नहीं आती। इसके बाद तो फार्मर को सिर्फ हमारा फॉर्मुलेट किया हुआ पशु आहार देना होता है और दूध लेना होता है। इन प्रोटोकॉल्स और प्रोडक्ट्स की एक खास श्रृंखला के जरिए आपके जानवर स्वस्थ और उत्पादक बने रहते हैं, जिससे बीमारी का खतरा कम होता है। कई किसानों के साथ हमारे संबंधों ने हमें यह सिखाया है कि डेयरी पशुओं के प्रबंधन के लिए अलग अलग फार्म के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाने की जरूरत होती है, जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता और पशुओं की उत्पादन क्षमता जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। हमारे प्रोटोकॉल का पालन करके और चरण विशिष्ट उत्पादों का इस्तेमाल करके हम उत्पादन में कम से कम 15 से 35% सुधार कर सकते हैं और कुल खर्चों में कमी सुनिश्चित कर सकते हैं। IMN पायरोफोस किसानों को बेहतरीन पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए जरूरी ज्ञान और उपकरणों से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा समग्र दृष्टिकोण पोषण संबंधी जरूरतों, पर्यावरणीय कारकों और डेयरी परिणामों को प्रभावित करने वाली प्रबंधन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। हम किसानों को डेयरी विज्ञान और पोषण में नवीनतम प्रगति से अपडेट रखने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा समुदाय बनाना है जहां किसान अपने अनुभव साझा कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें, ताकि हम एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में बढ़ सकें जहां पशु और किसान दोनों ही समृद्ध बन सकें। IMN पायरोफोस को चुनकर आप अपनी सफलता और अपने डेयरी पशुओं के कल्याण के लिए एक प्रतिबद्ध साथी का चयन कर रहे हैं। हम डेयरी किसानों को पशु पोषण संबंधी सलाह और प्रजनन समस्याओं से जुड़े मुद्दों के लिए तकनीकी सलाह भी देते हैं। यदि आप अपना फीड बनाकर अपनी फार्मिंग को आर्थिक रूप से और अधिक लाभकारी बनाना चाहते हैं
तो उसके लिए हमारे उच्च क्वालिटी के फीड प्रीमिक्स से खुद का फीड बनाएं और उत्पादकता में वृद्धि करें। अधिक जानकारी और उत्पाद की उपलब्धता के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं या 9871584101 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें।